हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों की क्लास आज साइंस की होने वाली है। तो इसके पहले आप लोग साइंस के टाइप्स को समझ चुके होंगे। आज साइंस के बारे में आपको शब्दों को समझना है, यानी प्रमुख शब्दों के। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं विज्ञान के प्रमुख शब्द। ठीक है, तो विज्ञान के शब्द निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आता है आपका द्रव्य। क्या आता है? द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। इसको आपको परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, वह वस्तु जिसे हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, जो स्थान छेके और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में हवा। क्या है? हवा। हवा जब भी बहती है, मैंने झोंके के साथ, तो आदमी को अनुभव होता है कि हवा क्या हो रहा है? बह जा रहा है, बह रहा है। इसलिए हवा क्या है? एक पदार्थ, मतलब पदार्थ है। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ईंट। ईंट क्या है? ईंट भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जगह छेकने के लिए इसकी आकृति होती है। ठीक है, मतलब इसमें वजन भी होता है, जगह छेकने के जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे क्या होता है? जगह को छेक लेता है, इसलिए क्या होगा? ये भी पदार्थ में चले जाएंगे। ठीक है, अगला आता है आपका पत्थर। पत्थर में भी वही प्रोसेस है जो ईंट का था, यानी इसमें भी वजन होता है। इसका भी आकार क्या होता है? जहाँ भी रखेंगे वहाँ पे क्या होता है? जगह को छेकती है। यानी जो चीज़ जगह छेके, जिसको हम लोग अनुभव छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम लोग उठा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ चुके हैं? डॉट डॉट etc। चलिए इसके बाद आता है आपका अणु। क्या आता है? अणु। अणु को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो अणु की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब वह सबसे छोटा कण, जो 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 क्या हो? स्वतंत्र अवस्था में रहता हो, और जो क्या हो? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो, उससे ही क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मतलब अणु क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यह क्या होता है? हमेशा स्वतंत्र रूप में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा आपका आता है। तीसरा नंबर आपका है, 3 नंबर आपका है परमाणु। क्या है? परमाणु। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि तत्व वह, मतलब कि किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण। ठीक है, जो क्या हो? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे ही परमाणु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है, जबकि ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनता है। यह स्वतंत्र अवस्था में होता है, जबकि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। इन दोनों में यही खासियत है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में आपका आता है यानी तत्व। क्या आते हैं? तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले अवयवों में बांटा नहीं जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखा गया है, देख सकते हैं कि सोना क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, इसको किसी चीज के साथ मिक्स नहीं होता है। उसी तरह आपका आता है चांदी भी क्या होता है? ये भी किसी चीज से मिक्स नहीं होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है हीरा। हीरा भी क्या होता है? शुद्ध पदार्थ है, ये भी किसी न किसी चीज के साथ मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगला आता है आपका O2 यानी ऑक्सीजन। ये भी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये भी तत्व शुद्ध है। ठीक है, अगला आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। ये सारे किसी में चले जाते हैं? तत्वों में। ठीक है, चलिए समझ चुके होंगे। इसके बाद आता है आपका यौगिक। क्या आता है फ्रेंड्स? यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो कंपाउंड की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, क्या 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, क्या एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होगा? निश्चित अनुपात में मिलाने पर यह रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि रासायनिक विधि के द्वारा यौगिक बनते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि होगा तभी क्या होगा? इस चीज का बनेगा। जैसे में आप देख सकते हैं यौगिक में जैसे कौन कौन सी चीज बनते हैं, तो सब इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे लेते हैं जैसे कि NaCl। क्या होते हैं?
NaCl। NaCl किसके साथ बनता है? एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एक नमक, मतलब नमक बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि H2O। तो H2O किसके किसके साथ बनता है? तो 2 को हाइड्रोजन और 2 को ऑक्सीजन रहता है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाते हैं? बनते हैं H2O। क्या बनते हैं? H2O यानी जल। ये भी क्या हो गया? यौगिक यानी कंपाउंड में चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला क्या होते हैं? CaCO3। ये सब किस में चले जाते हैं? कंपाउंड में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है, 5 नंबर तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। मिश्रण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? ये सब शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ये क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के साथ किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब किसी भी अनुपात में इसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। कम बेसी हो या किसी भी मात्रा में क्या कर सकते हैं? मिलाएंगे तो क्या कौन सा चीज बन जाएगा? मिश्रण। जैसे सपोज हम लेते हैं बालू और नमक का मिश्रण। किसका मिश्रण? बालू और नमक का मिश्रण। तो नमक और बालू को मिलाएंगे कम या ज्यादा मात्रा में, तो दोनों को अगर फिर से बोल दिया जाए कि अलग अलग कर दीजिए तो किसी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ये किस में चले जाते हैं? मिश्रण में। एक सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हवा। हवा में क्या होता है? बहुत सारे अशुद्ध, मतलब कि बहुत सारे हवा में मिले होते हैं, जैसे में नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। इसलिए हवा भी क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है। इसको भी हम किस में बोलते हैं? मिश्रण में बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मिक्सचर में। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका अम्ल। अम्ल की परिभाषा यानी एसिड। एसिड की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि अम्ल वह यौगिक है जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, वह क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसका क्या क्या परिभाषा में बताया गया है कि जिसका क्या हो? स्वाद में खट्टा हो, जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल कर दे, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर में आता है भस्म या क्षारक। भस्म या क्षारक एक ही होता है। ठीक है। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि धातुओं के सदृश, मतलब धातुओं के साथ सदृश तत्व समूहों से होने वाले वे यौगिक हैं जो अम्ल से अभिक्रिया कर, क्या? अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। ठीक है। उसे ही भस्म की धातुओं के सदृश तत्व समूहों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। यह क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसका पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। तो जैसे में ले सकते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि NaOH। NaOH का पूरा नाम क्या होता है? तो N से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है। आगे लेते हैं KOH। KOH क्या होता है? KOH से मतलब के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। एक और लेते हैं NH4। क्या? NH4 से अमोनियम, Cl से क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इन सभी की बात अगर की जाए तो सभी क्या होते हैं? कड़वा होते हैं स्वाद में। इनका सभी के साथ पीएच मान क्या होते हैं? 7 से कम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपका लवण। क्या आता है? लवण। तो लवण को समझेंगे। ठीक है। यानी इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज इसको हटाकर, यानी कि KOH MgO। क्या होगा? MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आता है आपका लवण। लवण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साल्ट। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि मतलब लवण वे यौगिक है जो अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया करके, क्या? भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। मतलब इन दोनों के साथ क्या है? किनके साथ? अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण चीज बनाएगा। ठीक है। इसका भी स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे कि N और Na+Cl को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl क्या होता है? नमक का सूत्र। ठीक है। अगला सपोज एक और एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे कि ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4 से मतलब होता है जिंक सल्फेट। ठीक क्या होता है? जिंक सल्फेट। नेक्स्ट आता है आपको, जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, NH4 से अमोनियम, Cl से क्लोराइड। क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। इन सभी का स्वाद क्या होता है?
कड़वा होता है, ठीक है। ये सारे चीज किस में चले जाते हैं, लवण में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है आपका 10। 10 में क्या है, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। मतलब मास को डिफाइन करना हो तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए मास को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी वस्तु में पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु के पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा की बात कर लीजिए तो इससे इसका ऐसे मात्रा केजी होता है। केजी का मतलब होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मतलब 1 से लेकर 10 तक आप समझ चुके हैं। मतलब 11 में क्या है, तो 11 में आपका है घनत्व, क्या है, घनत्व। इसका इंग्लिश में होता है डेंसिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसका परिभाषा, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का परिमाण ही क्या कहते हैं, वस्तु का घनत्व कहलाता है। इसका ऐसे मात्रा की बात कर लीजिए तो इसका ऐसे मात्रा क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं, घन मीटर क्यूब को बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, घन मीटर। क्या बोलते हैं, घन मीटर। मतलब क्या है कि इसको मीटर क्यूब से सूचित किया जाता है, मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए। अगला आता है आपका चाल। क्या आता है, चाल। 12 नंबर में क्या है, चाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग, चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब क्या, जितना दूरी तय करेंगे उसी में क्या होता है, समय होता है, ठीक है। समय, जितने समय में हम दूरी को तय करते हैं तो क्या निकल जाते हैं, चाल। इसके बारे में बात कर लीजिए तो यह क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या, इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13। 13 क्या है, वेग। क्या है, वेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसको आप इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में, क्या, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई एक निश्चित दिशा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु इस साइड चल रहा है तो निश्चित दिशा हुआ कि मतलब कि इधर की तरफ चलेगा। अगर दाएं की तरफ चल रहा है तो दाएं की तरफ चलेगा, अगर बाएं की तरफ चल रहा हो तो बाएं की तरफ चलेगा। मतलब एक निश्चित दिशा हो, उसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। तो वेग की बराबर फॉर्मूला एक होता है कि वेग बराबर क्या होते हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होते हैं, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो इसकी बात कर लीजिए तो कौन सी राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश, क्योंकि निश्चित दिशा में चलती है। चाल क्या होता है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन वेग क्या होता है, कहीं भी जाएगा तो एक निश्चित दिशा में जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। चलिए इसका भी ऐसा ही मात्रा का आपका मीटर प्रति सेकंड ही होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है बल। क्या आता है, बल। तो बल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स, यानी फोर्स। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के, क्या, जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, उससे ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज पे धक्का लगाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो वहां पे धक्का लगाने की बात चली, मतलब वहां पे बल लगाया तभी क्या उसकी आकृति, मतलब कि उसकी जगह में चेंजिंग हुई। तो चेंजिंग होने की ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं। इसकी बात कर ले तो बल बराबर क्या होती है, तो बल की फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होते हैं, त्वरण, ठीक है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। मतलब उसके स्थिति में क्या होती है, चेंजिंग करे तो उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। यह भी एक सदिश राशि है, जबकि सदिश राशि है। इसका ऐसे ही मात्रक की बात कर ले तो इसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, ऐसे ही मात्रक न्यूटन, ठीक है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आपका आता है वेट। क्या आता है, वेट, यानी भार। तो भार का आप परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल के साथ, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल के साथ अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हुआ, इसका केंद्र हुआ, तो किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, इस तरह से, ठीक है। तो खींचती है, यहाँ पे वजन आता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग,
भार कहते हैं, ठीक है। तो इसका बात कर ले, इसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका गुरुत्व। क्या आता है, गुरुत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से, क्या, पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचने की, क्या करती है, खींचती है, वह उस वस्तु को गुरुत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरुत्व कहलाती है। मतलब जो वस्तु को खींचेगी अपनी तरफ, मैंने खींचने का काम कौन करता है, वस्तु। ये तो हो गया वेट, लेकिन खींच रहा है कौन, ये वाला पार्ट। तो खींचने का पार्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। इसको स्मॉल जी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल जी से। इसका अगर इसका ऐसे मात्रा की बात कर ले तो इसका ऐसा मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और इसका अगर मान के बारे में बात कर ले तो जी बराबर क्या होते हैं, जी बराबर होते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको स्मॉल जी से सूचित करते हैं। और इसका ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अगर मान की बात कर रहे तो मीटर 9.8 गुण 8 मीटर प्रति सेकंड होता है इसका ग्रेविटी का, ठीक है, मान। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद आता है विस। विस क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि दो आकाशीय पिंड, क्या, दो आकाशीय पिंड, दो आकाशीय पिंड मतलब वस्तु के बीच लगने वाले बल को ही आकर्षण, लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम M1 मान लेते हैं, इसको हम M2 मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ बल लगाएगा और ये क्या करेगा, इसके तरफ बल लगाएगा। यानी दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो इसी को बल लगाने की क्रिया को कहीं क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको बड़े जी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बड़े जी से। बड़े जी से सूचित करते हैं। जी का मान जी का मान आपको पता ही होगा 6.73। क्या होता है, जी का मान 6.673। क्या होते हैं, 673 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बड़ा आपका जी का मान होता है, ठीक है ना। छोटा वाला जी का मान क्या था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका बड़ा वाला जी का मान क्या होता है, 6.673 मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी। क्या आता है, यानी ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा आप किस तरह से दे सकते हैं, तो ऊर्जा की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी वस्तु के काम करने की, यानी काम करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी आदमी कार्य करता है तो अपने ऊर्जा की बदौलत ही क्या करता है, किसी भी कार्य को करता है। तो जो कार्य करता है उसमें क्या लगता है, ऊर्जा लगता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। मतलब एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। इसकी बात कर ले ऐसे मात्रा का, तो ऐसा मात्रा क्या होता है, इसका जूल होता है। क्या होता है, ऐसे मात्रा जूल। इसको जे से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स 20 नंबर, यानी 19 नंबर आता है। तो 19 क्या है, कार्य। कार्य क्या होते हैं, यानी कार्य को हम लोग वर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें स्थानांतरण, मतलब कि उसके जगह में क्या होती है, स्थानांतरण होती है, तो यह कहा जाता है कि उस वस्तु में क्या हो गया, बल, उस वस्तु के द्वारा क्या हो रहा है, बल लग रहे हैं। मतलब कि बल क्या होते हैं, लगते हैं। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को बल लगाया जाता है तो वो भी क्या करते हैं, हमारी तरफ ही बल लगाता है। तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी न किसी कार्य का ही नियम होता है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य की बात कर ले तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे, क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यह एक क्या है, अदिश राशि है। कौन सा राशि है, कार्य कौन सा है, एक अदिश राशि है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसे मात्रक भी जूल होता है। जो इसका होता है उसी इसका भी होता है जूल। क्या होता है, जूल, जिसको जैसे सूचित करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट है, यानी कि 20। इसको बोलते हैं शक्ति। क्या है, शक्ति लिखा गया है, इसका इंग्लिश होता है पावर। क्या होता है, पावर। अगर इसका बात कर ले तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य करने की क्षमता दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किसी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं।
और इसका इसका ऐसे मात्रा की बात कर ले तो शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होते हैं, तो शक्ति का ऐसे मात्रक होते हैं आपका वाट। क्या होते हैं? वाट, जो कि डब्ल्यू से सूचित करते हैं। वाट को किसी से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से, ठीक है, वाट को डब्ल्यू से। और आपका शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला? तो शक्ति बराबर आपका होते हैं कार्य बटा समय, मतलब किसी कार्य इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बात करने वाले हैं 21 का, ठीक है। 21 में क्या है? दाब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह कर रहे थे, क्या हो गया? किसी मतलब वस्तु है, इसकी किस चीज पे दाब लग रहा है, यानी इकाई स्थान पे इतना ही ना एरिया है, जितने एरिया पर बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही जगह बल लगेगा तो उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी सूत्र की बात कर ले तो इसका सूत्र बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसका ऐसे मात्रक? दाब का ऐसे मात्रक होता है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे कि इकाई स्थान पे जो क्षेत्रफल पर लगता है बल उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आता है आपको 22। तो 22 में क्या है? संवेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर होता है क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। मतलब किसी गतिमान वस्तु में द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? संवेग बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसे मात्रक की बात कर ले तो इसका ऐसे मात्रक होता है केजी मीटर। क्या होता है? इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सा? यह एक सदिश राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। केजी मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसे मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता आपका आता है आवेग। क्या आता है? आवेग। तो आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय में कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर कम समय में जो बल और मतलब समय के साथ जो गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। मतलब क्या कि आवेग बराबर इसका फॉर्मूला दे सकते हैं, आवेग बराबर बल गुने समय। बल और समय के साथ के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा की बात कर ले तो इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड। कौन सा होता है? न्यूटन प्रति सेकंड, क्योंकि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आता है आपका उष्मा। क्या आता है? उष्मा को वो इंग्लिश में बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। तो हीट को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि यह ऊर्जा का वह रूप है जो यह दर्शाता है कि उस वस्तु के ताप की अवस्था क्या है। मतलब यह दर्शाता है कि किसी वस्तु में उसकी ताप की अवस्था क्या है, मतलब उसमें तापमान कितना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हम लोग उष्मा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आपका आता है त्वरण। क्या आता है? त्वरण यानी एसिलरेशन। क्या है? एसिलरेशन। तो इस एसिलरेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्वरण को इंग्लिश में क्या होता है? एसिलरेशन। इसका परिभाषा की बात कर ले तो परिभाषा इस तरह से आप दे सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब क्या कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग बराबर त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो त्वरण बराबर क्या लिखेंगे? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। क्या होगा? वेग में अंतर, ठीक है।
बटा क्या होगा, वेग में परिवर्तन है, यानी बटा में समय क्या होगा, समय। इसका ऐसे मात्रा की बात कर लेते हैं, इसका ऐसे मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह है क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है 26 नंबर। 26 को क्या है, गति। गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन। क्या परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि स्थिर वस्तु की अपेक्षा, क्या स्थिर वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु के समय के साथ, क्या समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, अब समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे वस्तु कहाँ से चला गया, यहाँ पे, यानी समय के साथ परिवर्तन हुआ, माने यहाँ से वस्तु यहाँ गया, तो इसके बीच में क्या होगा, गति हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है 27। 27 क्या है, विराम। विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट। रेस्ट को परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि स्थिर वस्तु की तुलना में, क्या स्थिर वस्तु की तुलना में, मतलब जो वस्तु स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो, स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ, क्या समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन न होता हो तो उसे ही विराम में कहा जाता है। इसमें क्या था, समय के साथ परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें समय के साथ तो परिवर्तन नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो वस्तु जहाँ है वहीं पे क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए इस वस्तु को क्या बोलेंगे, विराम में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विराम में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आता है आपका आयाम। क्या आता है, आयाम। तो आयाम का इंग्लिश में क्या बोलता है, वो होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, मतलब आयाम के इंग्लिश क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो चलिए एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी वस्तु में, क्या किसी वस्तु में कंपनित, क्या कंपमानित, क्या कंपमानित, कंपमानित मतलब होता है कंपन करना, कंपमानित कण के बीच बिंदु के, कंपमानित केंद्र के बिंदु के बीच, जो मतलब कि बिंदु के बीच महत्तम बिंदु को, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, कण का आयाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घड़ी का सुई हुआ, इस तरह से हिलते रहता है, कंपन करते रहता है, क्या करते रहता है, कंपन मतलब घूमते रहता है, तो जो कंपन करती है उसी को बीच की विस्थापन होती है, उसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, इस तरह सुई होता है, इसके बीच में जो होते हैं कंपन, इसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दाब, भले बल। क्या आता है, बल। तो बल आघूर्ण किसको बोलेंगे, बल आघूर्ण का इंग्लिश क्या होता है, टूर्क्यू। क्या होता है, टूर्क्यू। तो टूर्क्यू का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी बाहरी बल की वह प्रकृति जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करती है, उसे ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, इसको क्या करेगा, कोई वस्तु आकर इसको घुमाने की क्या करेगी, परितः घुमाने के प्रयास करेगी, इस तरह से घुमाने का, तो इसी घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज को घुमाने के, जैसे चक्का होता है, चक्का को घुमाने का काम करता है क्या, उसके मोटर, तो मोटर जो घुमाता है उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका आवर्तकाल। 30 नंबर क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि कंपमानित द्वारा, क्या कंपमानित द्वारा किसी एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का इस तरह से कांटा रहता है, देखे होंगे बड़े बड़े सुई वाला कांटा, इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से डोलते रहते हैं, मतलब कि इस तरह से गोल टाइप पे होते हैं, इस तरह से गोल टाइप पे होते हैं, क्या होते हैं, घड़ी के सुई में इस तरह से डोलते रहते हैं, मतलब इसी को डोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो हमें विश्वास है फ्रेंड्स कि आप 1 से लेकर 30 तक सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।